यानी इसकी सैलरी एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट से ज्यादा है। तो आप सबके लिए मैं इसकी सैलरी स्लिप भी ढूंढ के लाई हूँ। मैं जब सर्च कर रही थी ना तो आई वाज लिटरली, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे कि एसएससी सीजीएल में भी कोई इतनी पावरफुल पोस्ट है, मुझे नहीं पता था। तो उस केस में इनकम टैक्स और जीएसटी हाथ नहीं लगाती, तब ईडी आती है। दिस इज द पॉइंट व्हेन यू विल फील रियल पावर। चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए, 1 बज जाए, यू हैव टू बी प्रेजेंट। ऑब्वियसली आपसे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे कि हाँ, क्या आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वीकेंड्स में एंजॉय करें, शादी ब्याह तो चले जाए, रिस्क ना हो जिंदगी में। हेलो एवरीवन, तो मैं एक एसएससी सीजीएल के पोस्ट की पूरी सीरीज चला रही हूँ, जिसमें कि मैं एसएससी सीजीएल से मिलने वाली जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में एक एक चीज बताऊंगी, ताकि आपको 10 वीडियो सर्च करके परेशान ना होना पड़े, क्योंकि मैं खुद वो 10 वीडियो सर्च कर चुकी होंगी और भी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर करके तब वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि सीएसएस और एमईए के ऊपर में है, तो जाकर देखिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने एक एक चीज, माइन्यूट वर्क प्रोफाइल, प्रॉस कॉन्स, सिलेक्शन, सब, सैलरी, क्या आपको दिक्कतें आती हैं, क्या आपको फेस करना पड़ता है, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है। तो टाइम ना गवाते हुए अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन एसएससी सीजीएल। आई होप यू गेस इट। यार थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, सो गेस की कोई बात नहीं है। यानी कि हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा बहुत इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आई होप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मोस्टली एसएससी की प्रिपरेशन करते होंगे, फिर भी मैं एक आपको ऊपर से आइडिया दे देती हूँ। इसकी अपॉइंटमेंट होती है एसएससी सीजीएल एग्जाम को निकालने के बाद, वो भी सिर्फ निकालने के बाद नहीं, अच्छी खासी रैंक पाने के बाद। और अगर आप अच्छी खासी रैंक लाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी 2024 के एसएससी सीजीएल में लगभग 6 महीने का टाइम है। इस वीडियो के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, आई कैन गारंटी यू आपका 100% अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। आप जब रिजल्ट में क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद आपको जोन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल लेटर आता है और आपको वहां पर जाकर अपॉइंट करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात इस पोस्ट की है कि इसमें आपको टाइपिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है और कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं है। एक्सरसाइज में फिजिकल टेस्ट होता है, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब होती है, इसमें वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है, बट फिजिकली डिसेबल्ड लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा वे इस पोस्ट पे जाने का है कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिससे कि लोग डेपुटेशन पर आते हैं। मैं बता दूं कि गवर्नमेंट में एक प्रैक्टिस होती है जिसको डेपुटेशन बोलते हैं, जिसमें कि आप आफ्टर सिलेक्शन 9 साल के बाद एलिजिबल होगे। उसमें होता है क्या कि आप एक डिपार्टमेंट में काम करते करते पक गए हो तो अदर डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, कुछ सालों के लिए आप वहां पर जा सकते हो और फिर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में आ सकते हो। सो अभी हम डेपुटेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अभी डायरेक्ट सिलेक्शन थ्रू एसएससी सीजीएल के बारे में ही पूरी बात करेंगे। अब आते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कहाँ पोस्टेड हो गए, मतलब इसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ है। तो देखिए, ईडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि इसका हेडक्वार्टर होता है जो कि दिल्ली में है, उसके बाद इसमें जोनल ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद सब जोनल ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद रीजनल ऑफिसर्स होते हैं। आप उसकी डिटेल्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन सब जगहों पर ही आपकी पोस्टिंग होगी। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है और आपसे स्टेट प्रेफरेंस भी नहीं मांगा जाता। ऐसा नहीं है कि आप प्रेफर करोगे कि हाँ मुझे मेरे घर के पास दे दो तो मेरे घर के पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये रैंडम पोस्टिंग होती है। दूसरी बात कि आप कहीं पर भी पोस्टेड हो, ये फिक्स्ड है कि आपका ट्रांसफर 3 साल में करा दिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी केस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, बट फिर भी आपको 7 साल के बाद ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि कंप्लीटली ट्रांसफरेबल जॉब है, आप एक जगह पे टिक के नहीं रहोगे। इसके बारे में और बात करेंगे जब हम वर्क प्रोफाइल में डिटेल में बात करेंगे। अब हम आते हैं हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वो है सैलरी। किसमें सैलरी क्या मिलती है। तो देखिए, ये एक ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है और एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। आपको पता होगा 4600 ग्रेड पे में बहुत सारे पोस्ट आते हैं और सबकी सैलरी XYZ सिटीज में सेम होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें आपको एक इंसेंटिव मिलता है जिसको कहते हैं हम स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस। ये आपके बेसिक पे का 20% होता है, जो कि लगभग आपको 9000 रुपए एक्स्ट्रा मंथली देता है। यानी इसकी सैलरी एसएससी सीजीएल की किसी भी पोस्ट से ज्यादा है। वैसे तो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है डबल एओ की, लेकिन इसकी सैलरी उससे भी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस इंसेंटिव। और ये उनको मिलना भी चाहिए। आप बाद में जब मैं वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी तो आपको पता लगेगा कितना रिस्की
और कितना ज्यादा हेक्टिक काम है, तो इसके लिए वो रिवॉर्ड उनको मिलना ही चाहिए। सो आप सबके लिए मैं इसकी सैलरी स्लिप भी ढूंढ के लाई हूँ। तो स्क्रीन पर आप इसकी सैलरी स्लिप देख पा रहे होगे, लेकिन ये इंक्रीमेंट की बात की सैलरी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपकी कितनी सैलरी होगी। जैसा कि मैं एएसओस के लिए बताती हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो एनफ नहीं है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ पर वो सैलरी एक्चुअली एनफ नहीं होती है। बट ईडी में आप बहुत सारे जगहों पे पोस्टेड हो सकते हो, आप रीजनल ऑफिसेस में पोस्टेड हो सकते हो, मैंने आपको जितने नाम दिखाए, तो उस हिसाब से आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाएगी और ये सैलरी आपके लिए ठीक है। आप अपने फैमिली को अच्छे खासे तरीके से भरण पोषण कर सकते हो। सो आप जब ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी लगभग 78,000 के अराउंड, 80,000 के अराउंड होगी, और जो कि वेरी करेगी एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी में। इसके अलावा जो आपको सरकारी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि CGHS जो एक हेल्थ स्कीम है उसका बेनिफिट, LTC, NPS, TA यानी कि ट्रेवल अलाउंस, जब भी आप रेट्स पे जाओगे, सर्च पे जाओगे, सर्वे पे जाओगे, वो मैं डिस्कस करूंगी वर्क प्रोफाइल के ऊपर, तो जो भी आपके रहने का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, ये पूरा का पूरा सरकार देती है, आपके जेब से 1 भी रुपया नहीं लगता है उस टाइम। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स होती है, जैसे कि दिवाली बोनस या जो ऑनरेरियम मिलता है, वो भी इसमें आपको मिलता है। सो भाई, अब इतनी सैलरी, इतनी चीजें अगर सरकार आपको दे रही है, तो आप को काम क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू वर्क प्रोफाइल ऑफ AEO इन ED। सो आप कुर्सी थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं जब सर्च कर रही थी ना, तो आई वाज लिटरली, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे कि SSC CGL में भी कोई इतनी पावरफुल पोस्ट है, मुझे नहीं पता था। ईडी ने करी राहुल गांधी से पूछताछ। ईडी के 5 शहरों में छापेमारी की बड़ी खबर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टीम रीचेस बंगाल। बड़े अधिकारियों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको पता होगा बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसमें कि आपको क्लरिकल वर्क, फाइल्स वगैरह से काम करना पड़ता है, बट इसका काम बहुत अलग है। इसमें आपको एक्चुअली फील होगा दैट यू आर पावरफुल, यू आर ऑन ग्राउंड, यू आर इन द फील्ड। ये चीज आपको अगर फील करनी है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि उसको इस तरह के जॉब्स अच्छे लगते हैं, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, रिस्क लेना, है ना, थोड़ी सी दबंगई दिखाना, मतलब जो बचपन से देख रहे होते हैं CBI, उसमें दया होता है, ऐसे दरवाजे तोड़ता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको रियल लाइफ में ये चीजें फील करनी है तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी जॉब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी वर्क प्रोफाइल से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये किस चीज के ऊपर काम करता है, इसका बेसिकली कौन से एक्ट्स के ऊपर काम करता है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो एक्ट्स हैं जिससे कि ईडी डील करता है, इसका मतलब है कि ईडी का जो मेन काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। मतलब जहां पे भी इलीगल मनी फ्लो हो रहा है या कोई गलत तरीके से हमारे देश में पैसा आया है, हमारे देश से पैसा जा रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा घोटाला करके बैठ गया है या काला धन है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड काम ईडी का होता है, वो भी छोटे मोटे चीजों से रिलेटेड नहीं। आपको पता होगा जब इनकम टैक्स में कोई घोटाला होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखती है, GST से होता है तो GST देखती है, बट इन सब से ऊपर अगर बहुत हजारों करोड़ों का घोटाला होता है, बड़े फेमस लोगों का नाम आता है, तो उस केस में इनकम टैक्स और GST हाथ नहीं लगाती, तब ईडी आती है। तो आपने जब भी न्यूज में, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि न्यूज में ईडी का नाम सुनते हो तो नीरव मोदी और इस बड़े बड़े अभी हाल फिलहाल में केस हुआ था, डोंट से द नेम, बट आपको पता होगा कि बड़े बड़े फेमस लोगों के केस में ईडी आता है। तो मैं इसके काम को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये फील हो कि भाई ये ईडी सच में बहुत पावरफुल पोस्ट है। जैसे कि आपने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अब ये जो एक्ट्स होते हैं ना, ये इतने पावरफुल एक्ट्स है। आई वुड से कि जो ईडी में AEO की पोस्ट है वो CBI में जो इंस्पेक्टर उनसे भी थोड़ा ज्यादा ही है, बिकॉज CBI जो होती है उसको स्टेट से परमिशन लेनी होती है। अगर मान लीजिए किसी केस में CBI इन्वेस्टिगेशन चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, तो CBI हैज टू टेक दिस एक्शन, बट ईडी ऐसा नहीं है। ईडी डज नॉट नीड एनी परमिशन फ्रॉम स्टेट, सो दैट्स व्हाई इट्स मोर पावरफुल। सो अब हम बात करते हैं कि ये सारे काम तो ईडी कर रहा होता है, आप क्या कर रहे होते हो। सो बेसिकली जो ईडी का कंस्ट्रक्शन है ना, वो अभी बहुत ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब आपको इतना बड़ा भी नहीं मिलेगा जितना कि आपको इनकम टैक्स एक्साइज आप देखते होगे। सो बेसिकली ईडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 4 विंग्स है। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अगर आप जब ज्वाइन करोगे तो आपकी पोस्टिंग है इनमें से ही किसी विंग में होगी, किसी एक पर्टिकुलर जोनल ऑफिस हो गया, सब जोनल ऑफिस हो गया,
हेडक्वार्टर हो गया, एनीवेयर, आप इन चारों विंग्स में से ही कहीं पर पोस्टेड होगे। तो मैं आपको एक एक करके इन चारों विंग्स के काम बता देती हूँ। सो इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इन्वेस्टिगेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पता लगा कि भाई यहाँ पे ये घोटाला चल रहा है, अब आप क्या जाओगे, सर्च पे जाओगे, वाई फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली। तो वहां जाके आपको क्या क्या काम होता है, द मोस्ट एंड गूज बम्स दिलाने वाली चीज, you will have the power to arrest. Great, nice. So this is the point when you'll feel real power कि हाँ आपके पास है कुछ। सो अरेस्ट करना, अब ऑब्वियसली आपको अरेस्ट करने के बाद उसका पंचनामा बनाना है, रिपोर्ट बनाना है कि हाँ भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें मिली वहाँ पर, कितने रुपए मिले, कितने गहने, कितनी सामानें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रिपोर्ट रेडी होती है वो बनाने का काम AEO का ही होता है। उसके बाद स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना, वाओ बड़ा चार्मिंग हुआ ना, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना कि एक्यूज्ड से आपको क्वेश्चनर रेडी करके पूछना। सम क्वेश्चंस आर सिमिलर इन एवरी केस कि हाँ क्या क्या हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट नो द क्वेश्चंस बट या आई नो दैट क्वेश्चंस आर सिमिलर। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको केस टू केस चेंज करके पूछना पड़ता है कि भाई इस केस में आप कहाँ से पैसा लाए, क्या लाए, किसके साथ मिले हुए हो, जस्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तो ऐसा ऐसा आपको पूछना है, उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। ये सारे काम जो है आपको इन्वेस्टिगेशन में करना पड़ता है। और ये ऐसा विंग है जिसमें कि आपको टाइम पर ध्यान नहीं देना है। यू कैन से इट्स 5:30, यू हैव टू गो टू होम, यू आर नॉट अलाउड, सो यू हैव टू बी रेडी। आप चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए, 1 बज जाए, you have to be present, like you have to be there for the investigation. Now come to the next wing which is intelligence. Intelligence group का काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक केस है, अब आपको अचानक से तो पता नहीं लगेगा ना कि भाई नीरव मोदी के साथ में ये हो गया था, अब हम इसको इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, सीधा सर्च पे चले जाते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस बिकॉज एवरीवन इज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप एकदम से उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू फर्स्ट नो उसका पूरा का पूरा जन्म पत्री, कितने बैंक में है, कहाँ से है, कितना लिया दिया, कहाँ पे क्या किया उसने। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स वालों से इनपुट्स लेने पड़ेंगे, CBI वालों से मे बी समटाइम्स आपको इनपुट लेने पड़ेंगे, पुलिस से लेना पड़ेगा इफ द पर्सन हैज सम क्रिमिनल रिकॉर्ड नॉट। ओके, तो इसके बेसिस पर आपको पहले उस बंदे का पूरा काला चिट्ठा बनाना पड़ेगा अलग अलग जगह से इनपुट्स लेकर के। सो दिस इज बेसिकली डन इन दिस विंग इंटेलिजेंस में। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, केस टू केस ही वेरी कर सकता है कि आपको क्या कहाँ से इनपुट लेना है। मे बी कहीं से आपको उससे बेस्ट इनपुट लेना पड़े, कहीं पे ना लेना पड़े। तो दिस इज़ योर चॉइस फ्रॉम वेयर यू वांट दैट इनपुट विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट। और एक चीज़ मुझे जो पता चली है कि अगर आप इंटेलिजेंस में हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनपुट ही लेने में 4-5 साल लग जाते हैं किसी केस में, कि आप किसी ऐसे फेमस पर्सन के बारे में ब्लेम नहीं कर सकते अचानक से, विच इज़ वेरी वेरी मच फेमस। तो आपको बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है जिसमें बहुत साल लग जाते हैं, और इस चक्कर में कभी कभी आपका ट्रांसफर वहाँ से नहीं भी हो रहा होता है। बट हाँ, आफ्टर सम टाइम आपका ट्रांसफर बेसिकली हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट विंग विच इज कोऑर्डिनेशन। द नेम सजेस्ट कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सो आप जो इनपुट लोगे, या आप मान लीजिए कि आपको CBI की हेल्प की ज़रूरत है इस किसी भी केस में, तो वुड यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट CBI? नो, यू हैव टू कॉन्टैक्ट CBI वाया कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली इन एवरी, इवन इन मिनिस्ट्रीज, कि आप जो बाहर के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको PMO से कुछ इनपुट्स लेने हैं या PMO से कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है तो आप डायरेक्ट नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन के थ्रू जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इस इनपुट्स लेना देना, कोऑर्डिनेट करना विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, विद मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा, विद एनीथिंग। तो ये काम जो है आपका कोऑर्डिनेशन करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विंग विच इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज इट्स HR रिसोर्सेज मैनेज कराना, जैसे कि छुट्टी लेना, ट्रांसफर करना, आपकी पेंशन देखना, आपकी लीव्स देखना, आपके सर्विस बुक देखना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि इनमें से सबसे ज्यादा इजी फ्रीजी और 9 to 5 जॉब काइंड ऑफ ये एडमिनिस्ट्रेशन है। बट डोंट थिंक कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहोगे। आपका 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा और कभी भी आपको ये बाकी 3 विंग्स में कहीं पे भी भेज सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आप बस आ गए तो आपको कुछ और सीखना नहीं है। सो बेसिकली मैंने आपको जितना भी वर्क प्रोफाइल बताया, आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि ED इज नॉट अ बाबू काइंड ऑफ जॉब। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच पैशनेट अबाउट द वर्क, ओनली देन यू कैन डू योर वर्क हैप्पीली, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ में। सो दिस इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड। तो आप यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है कि हर टाइम हो सकता है आपको नया काम मिले। सो आपको ये सारी चीज़ें देखना है। इसके बारे में बात बताऊंगी कि और भी क्या इसके
कौन से हैं, क्या और भी क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस आपको जॉब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सो नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ पावर. आई डोंट थिंक कि इतना सब कुछ बताने के बाद मुझे पावर के बारे में बताने की कुछ ज़रूरत है. दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट. जैसा कि मैंने बताया कि आप अरेस्ट कर सकते हो एक्यूज्ड को ऑन द लीगल बेसिस कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर आप अरेस्ट करोगे. उसके बाद आपके पास पावर होता है कि उसके से रिलेटेड अगर आपको कोई इनपुट मंगवाने हैं इंटेलिजेंस में, जैसा कि मैंने बताया, तो आप समन दे सकते हो. मतलब बैंक पे किसी को समन दे सकते हो. अगर समन पर वो रिएक्ट नहीं करता है, आपने जो उनसे इनपुट्स मांगे हैं, जो आपको डेटा चाहिए, वो अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप उस पर पेनल्टी भी लगा सकते हो. तो समझो कि भाई आप ऐसे ऑफिसर हो, आप समन दे रहे हो, इतने बड़े ऑफिसर्स हैं बैंक में, उनको समन दे रहे हो, आपके सामने आकर के इनपुट्स लेके आ रहे हैं, आप उनसे चाहे तो कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो. आप रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं उनको भी समन दे सकते हो, उनसे भी बातचीत कर सकते हो. उसके बाद सपोज कि आप भाई एक्यूज्ड है, उसके सामने आप बैठे हो, उसके बाद आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, क्या बताओ ये बताओ, यू नो, फील दैट पावर विद यू. और आप जब आते जाते हो तो आप भाई आपके ड्राइवर आपको लेके जाता है, आता है, तो समझ रहे हो कि थोड़ा सा वो बनता है एक रुतबा भौकाल जिसको बोल. सो पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल रिस्पेक्ट. ऑब्वियसली आप जिसको बोलोगे भाई मैं ईडी में हूँ, पहले तो थोड़ा या ईडी में जिसको पता होगा, ऑब्वियसली अगर आपके मोहल्ले टोले में थोड़ा गांव साइड है तो उनको पता नहीं होगा, बट यू हैव टू एक्सप्लेन कि हाँ क्या चीज़ है. तो जिनको पता होगा वो ऑब्वियसली आपसे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे कि हाँ पावरफुल पर्सन है, तो आपकी वो रिस्पेक्ट अच्छी खासी बनेगी सोसाइटी में. और आपके माँ बाप भी काफ़ी गर्व से बोल पाएंगे भाई मेरा बेटा ये कर रहा है. तो एक तरह से वो भी फीलिंग आई कि आप देश के लिए कुछ कर पा रहे हो, तो feel that proud which is vested in this post. And the next move is the next aspect which is promotion. तो promotion भाई इसका बहुत अच्छा खासा, मतलब इससे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन मैंने नहीं देखा है. इनफैक्ट इन CSS इतना अच्छा प्रमोशन नहीं है. आप 3 साल के अंदर अंदर प्रमोट होकर के EO बन जाते हो, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. उसके बाद आप हायर के ऊपर देख सकते हो, यानी कि आप 12-15 साल में बहुत ही अच्छे जगह पे रहते हो, आप हेड पोजीशन पे रहते हो. मतलब समझ रहे हो जब AEO को इतने पावर्स है तो हेड पोजीशन में कितनी पावर होगी भाई. तो प्रमोशन वाइज थम्स अप. एक और चीज़ मैं इससे हायरार्की में आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, यूजुअली आप सोच रहे होंगे कि ये कौन होते हैं. जैसे कि इनकम टैक्स में या GST में ये लोग आते हैं रेवेन्यू सर्विसेज से, IRS ऑफिसर्स होते हैं. लेकिन इसमें कहाँ से आते हैं? तो इसमें जो है UPSC के थ्रू कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है कि IRS ऑफिसर्स यहाँ पर पोस्टेड होंगे. ये लोग आते हैं IRS जब डेपुटेशन पे आते हैं, तो ये इन पोस्ट पर आते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ कम टू द कंक्लूजन कि क्या आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए. भाई इसके पावर ये वो देख करके आप जोश में तो आ गए, भाई यही वाली पोस्ट लेनी है, भाई इसी बार फोड़ना है. बट सी, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ बहन, जो भी बोल लो, मैं हमेशा वीडियोस में आपको लास्ट में समझाती हूँ. मैंने जो 2 वीडियोस पहले भी बताई उसमें भी समझाया है, कभी भी जोश में आके फैसला मत लो. बिकॉज करियर इज समथिंग, या आप जो भी जॉब करोगे जो आपके साथ बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिकने वाला है, until unless आप कुछ और सोच रहे हो आगे विच इज फिक्स्ड. आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं UPSC करूंगा तो यही पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. बट अब अगर आपको ये सोच रहे हो कि आप बहुत लंबे टाइम तक इस जॉब में रहने वाले हो, तो देखिए आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बिल्कुल भी लेजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सरकारी नौकरी वाली थॉट नहीं होनी चाहिए. हम सोच रहे हैं भाई सरकारी नौकरी है, हमें जल्दी उठना ना पड़े, हम थोड़ा जल्दी ऑफिस से आ जाए, फैमिली को टाइम दे, वीकेंड्स में एंजॉय करे, शादी ब्याह तो चले जाए, रिस्क ना हो जिंदगी में, एक सुकून शांति भरी लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, वो नहीं है इसमें. अगर आप इस जॉब में जा रहे हो ना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, येस आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री. ये सारी चीज़ों में मुझे रोल देना है अब, ठीक है. मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वीकेंड्स, अब मेरे लिए मेरी ड्यूटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इफ़ दैट इज़ योर फीलिंग यू कैन गो फॉर दैट. क्योंकि आपको रात को 10 बजे आना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. आपके वीकेंड्स में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे. अगर आप किसी डेंजरस सिचुएशन वाले केस में हो तो आपकी जान को भी खतरा है, आप रिस्क भी बहुत ज़्यादा लोगे. हो सकता है आप मीडिया में आ जाओ बहुत, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा. आप कभी एक सिटी में अपनी सुबह गुजार रहे हो, रात कहीं और गुजर रही है, ऐसे वाली जिंदगी आपकी होगी, प्रॉपर पुलिस लाइफ काइंड ऑफ. तो आप ये चीज़ें सोच लो. इफ़ यू थिंक आफ्टर ऑल दीज रीजंस still I want to opt for this post, only then you go for this post, because ये बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा. and if you think कि एक बार लेके देख लेता हूँ, उसके बाद अगर अच्छी ना लगे तो मैं दूसरे
CGL के एग्जाम के बाद क्लियर कर लूंगा। तो दिस इज नॉट सच पोस्ट इन विच यू विल गेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ दिस पोस्ट एंड सजेस्टेड यू, एडवाइज्ड यू वेल। सो आप अब अच्छा डिसीजन ले पाओगे और उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर पाओगे। सो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद। रिस्क ना हो जिंदगी में,